नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीटी डिफेंस एकेडमी में। देखिए फ्रेंड, आज से हम आर्मी के लिए स्पेशल जीके और साइंस की एमसीक्यू सीरीज यहां पे शुरू कर रहे हैं। इस सीरीज में हम आपके जीके के और साइंस के क्वेश्चंस को यहां पर डिस्कस करेंगे, साथ ही इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे ताकि आपको आइडिया लग सके कैसे क्वेश्चन आपके जीके के, साइंस के आपसे आर्मी के एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। कोशिश करेंगे इन सवालों को एक्सप्लेनेशन के साथ देखने का, जिससे आपके एक क्वेश्चन के साथ अनेक क्वेश्चन यहां पर कवर हो जाए। ऐसे ही और क्लासेस के लिए आप हमारे चैनल को भी विजिट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में आपको ऐसे ही और हमारी दूसरी सीरीज भी मिल जाएंगी। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो सबसे बड़ा राज्य है वो राजस्थान है। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। अगर आपसे पूछा होता पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग, यानी जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन है हमारा, सबसे ज्यादा जनसंख्या कहां है? यूपी की। लेकिन यूपी भारत का सबसे बड़ा राज्य नहीं है क्षेत्रफल के अनुसार। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। राजस्थान के बाद हमारा देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य वो मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश के बाद तीसरे नंबर पे महाराष्ट्र आता है और चौथे नंबर पे आता है यूपी। जनसंख्या में यूपी पहले नंबर पर है, लेकिन क्षेत्रफल के अनुसार टॉप 4 राज्य आपको पता होने चाहिए। हमारा सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में वो राजस्थान है, फिर मध्य प्रदेश है, फिर महाराष्ट्र है और फिर यूपी है। इसी प्रकार हमारा सबसे छोटा राज्य कौन सा है? देश का सबसे छोटा राज्य है गोवा। ठीक है, गोवा के बाद सिक्किम आता है और फिर त्रिपुरा आता है। ठीक है, अगला सवाल है हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुसूची में दल बदल से संबंधित विषय का प्रावधान किया गया है? देखिए, दल बदल कानून या दल बदल से संबंधित जो हमारे विषय हैं वो प्रावधान किस अनुसूची में है? सही आंसर हो जाएगा 10वीं अनुसूची। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा। देखिए, भारत के संविधान में 1985 में एक संशोधन किया गया जिसे कहा गया 52वां संवैधानिक संशोधन। क्वेश्चन आता है 52वां संशोधन कब हुआ? 1985 में। ये जो 52वां संशोधन था यह दल बदल कानून से संबंधित था। इस संशोधन के माध्यम से संविधान में एक अनुसूची जोड़ी गई जो थी 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची में दल बदल से संबंधित जो कानून है, जो प्रावधान है, उनको शामिल किया गया है। वही आपके पास सवाल था। तो अभी तो सिर्फ इतना पूछा गया कि किस अनुसूची में है, आपने कहा 10वीं। इसे कब जोड़ा गया? 1985। किसके माध्यम से जोड़ा गया? तो 52वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, अगला, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या कितनी है? देखिए, हमारे संविधान में जो 8वीं अनुसूची है यह हमारी जो आधिकारिक भाषाएं हैं, जिनको संवैधानिक मान्यता प्राप्त है, उनसे संबंधित है। 8वीं अनुसूची में हमारी कितनी भाषाएं हैं टोटल? इनकी संख्या है 22। ठीक है, इंग्लिश में सवाल थोड़ा सा अलग हो गया है, तो इसको दोनों को साथ में कवर करते हुए चले। 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या कितनी है? तो आपने कहा 22। इंग्लिश में पूछा है किस शेड्यूल में 22 भाषाएं हैं, तो आप कहेंगे 8वीं अनुसूची। ठीक है, तो दोनों बातें आपको पता होनी चाहिए। 8वीं अनुसूची में क्या है, भाषाएं कितनी है? 22। ठीक है, जब हमारा संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, इस 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या कितनी थी? 14। और आज कितनी है? आज इसमें 22 भाषाएं हैं। तो ये 8 भाषाएं कब कब जोड़ी गई वो आपसे पूछ लिया जाता है। शुरुआत में 14 भाषाएं थी। इसके बाद 1967 में सिंधी भाषा को जोड़ा गया। इसके बाद 1992 में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, इन 3 भाषाओं को जोड़ा गया। और फिर 2003 में संथाली, मैथिली, बोडो और डोंगरी, इन 4 भाषाओं को जोड़ा। 67 में 1 भाषा, 92 में 3 भाषा और 2003 में 4 भाषाएं। टोटल कितनी हो गई? 8। यही 8 भाषाएं इसमें जुड़ी और कितनी हो गई संख्या? 22। ठीक है, नेक्स्ट है, सहारा रेगिस्तान किस महाद्वीप में अवस्थित है? देखिए, जो सहारा रेगिस्तान है आपका दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल यहां है और किस देश में स्थित है? ये आपके अफ्रीका में पड़ता है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, सवाल आपके पास बन जाता है दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल है। जैसा अगला सवाल ही है हमारा, दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल, तो ये कौन हो जाएगा? सहारा मरुस्थल।
अगर सवाल होता भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल, तो भारत में भी एक मरुस्थल है जिसे हम कहते हैं थार मरुस्थल। ठीक है, जैसे यहां पे देख सकते हैं दो मरुस्थलों के नाम दिए हैं। दुनिया का सबसे बड़ा पूछेगा तो सहारा मरुस्थल, एशिया का सबसे बड़ा पूछेगा तो गोबी मरुस्थल, मुख्य तौर पर मंगोलिया में यह पड़ता है, और भारत का सबसे बड़ा पूछेगा तो थार मरुस्थल। ठीक है, राजस्थान की साइड जाता यह पड़ता है। अगला, इनमें से किस संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्दों को जोड़ा गया? देखिए, हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है, हमारे संविधान का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है। इसके अंदर अभी तक केवल एक बार संशोधन किया गया है। यह संशोधन 1976 में किया गया था। संशोधन का नाम था 42वां संवैधानिक संशोधन। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। इस संशोधन के माध्यम से संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता इन 3 शब्दों को जोड़ा गया था। जैसे यहां पर है 42वां संशोधन। 42वें संशोधन को लघु कॉन्स्टिट्यूशन यानी मिनी संविधान के नाम से जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट ये आपका संशोधन है। उसी से संबंधित कुछ बातें हैं। भारत के संविधान में 42वें संशोधन ने 1976 में संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा, जिससे भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बना। धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है कि सरकार का, राज्य का अपना कोई विशेष धर्म नहीं होगा, वो सभी धर्मों को समान सम्मान यहां पर देंगे, एक जैसा उनके साथ व्यवहार करेंगे। ये 42वां संशोधन था। इसी के माध्यम से अखंडता शब्द को भी जोड़ा और समाजवादी शब्द को भी जोड़ा गया। एक और इंपॉर्टेंट संशोधन वो है हमारा 61वां संशोधन। भारत के संविधान में 61वां संशोधन जो था ये 1989 में हुआ। इसके माध्यम से लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव में मतदान की आयु को कम कर दिया गया। 1989 से पहले यह व्यवस्था थी कि अगर आपकी उम्र 21 वर्ष है तो ही आप वोट डाल पाएंगे। 1989 में 61वां संवैधानिक संशोधन किया गया। इसके माध्यम से वोट देने की उम्र 21 से घटाकर 18 कर दी गई। आज भी 18 ही उम्र है। जो भी व्यक्ति 18 के ऊपर है वो वोट डाल सकता है। किसके माध्यम से हुआ था? 61वां संशोधन 1989 में। ठीक है, 1978 में 44वां संशोधन हुआ। इसके द्वारा संपत्ति के अधिकार जो कि आर्टिकल 31 में था, इसे मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया था। देखिए, पहले मौलिक अधिकार जो थे आज हमारे मौलिक अधिकार कितने हैं? टोटल मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। ठीक है, पहले मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी। इसमें संपत्ति का अधिकार भी पहले हमारा एक मौलिक अधिकार था, लेकिन 44वां संशोधन हुआ 1978 में। जो ये संपत्ति का अधिकार है इसे मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया। अब यहां हमारा एक कानूनी अधिकार है, ना कि मौलिक अधिकार है। ठीक है, 42वां संशोधन 1976 के द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्यों को भी जोड़ा गया था। इसको भी आपने ध्यान रखना है। हमारे संविधान में मौलिक अधिकार तो शुरुआत से हैं, जब हमारा संविधान लागू हुआ, लेकिन कुछ मौलिक कर्तव्य भी होंगे देश की जनता के, वो निर्धारित किए गए 42वें संशोधन के तहत 1976 में, जब हमारे संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। इन मौलिक कर्तव्यों को संविधान के आर्टिकल 51 क में जोड़ा गया, और इस आर्टिकल को 51 क को, जिसमें मौलिक कर्तव्य हमारे शामिल हैं, संविधान के भाग 4 क में इसे रखा गया है। ठीक है, अगला सवाल है हमारा, निम्न में से कौन सा बिजली और ताप दोनों का एक अच्छा सुचालक है? तो बिजली और ताप दोनों का एक अच्छा सुचालक इनमें से कौन सा है? सही आंसर है हमारा ग्रेफाइट। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगला सवाल है हमारा, निम्न में से एक कोशिकीय जीव नहीं है। तो इनमें से कौन सा एक कोशिकीय जीव नहीं है? जो जीव एक कोशिका से, सिंपल एक कोशिका से बने होते हैं, उनको एक कोशिकीय जीव कहते हैं, यूनिसेल्युलर जीव कहते हैं। इनमें से कौन है जो यूनिसेल्युलर नहीं है? सही आंसर हो जाएगा चींटी। देखिए, जो एक कोशिका से बने होते हैं केवल, उसमें आपका अमीबा आता है, उसमें आपका पेरिमीशियम आता है, युगलीना आता है, बैक्टीरिया आता है। लेकिन चींटी कैसी है? चींटी हमारी मल्टी सेल्यूलर है, ना कि यूनिसेल्युलर। ये एक कोशिका नहीं है, चींटी बहुकोशिका जीव है। ठीक है, कोशिकाओं के आधार पर जीवों के प्रकार जो हमने ऊपर देखा, उसको थोड़ा सा और यहां पे समझते हैं। देखिए, जीवों को उनकी कोशिकाओं की संख्या के आधार पर 2 प्रकारों में विभाजित किया जाता है। पहले होते हैं एक कोशिकीय जीव। ये केवल एक ही कोशिका से बने होते हैं, जैसे अमीबा है, पैरामीशियम है, युगलीना है, ईस्ट है, ये सारे। ठीक है, बहुकोशिकीय, ये कई सारे कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं।
जैसे हाइड्रा है, जानवर जितने होते हैं, पौधे जितने होते हैं, ये सारे। ठीक है, अगला, कोशिका के केंद्रक की खोज किसने करी थी? देखिए, कोशिका के केंद्रक की खोज, जो सेल का जो सेंटर होता है, जो न्यूक्लियस होता है, उसकी खोज किसने करी? ये करी थी रॉबर्ट ब्राउन ने। ऑप्शन सी सही उत्तर हमारा हो जाएगा। सेल का जो न्यूक्लियस होता है, कोशिका यानी कि सेल, तो उस कोशिका जो केंद्रक होता है उसको न्यूक्लियस कहते हैं, केंद्रक कहते हैं, और उसकी खोज करी थी रॉबर्ट ब्राउन ने। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट खोजें जीव विज्ञान में हुई हैं जो पूछी जाती हैं, जैसे मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका होती है, कोशिका को सेल कहते हैं। ठीक है, जीव की मूलभूत इकाई किसे कहते हैं? मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है सेल। किसी भी जीव की मूलभूत इकाई जो होती है वो भी सेल होती है, कोशिका होती है। मानव शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। तो यहां पर भी क्या है, आपके पास सवाल आएगा, मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई आप कहेंगे कोशिका, जीवन की मूलभूत इकाई तो भी आप कहेंगे कोशिका, मानव शरीर की संरचनात्मक इकाई और क्रियात्मक इकाई, स्ट्रक्चरल इकाई पूछे या फंक्शनल इकाई पूछे, वो भी सेल होती है, कोशिका होती है। ठीक है, कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। कोशिका की खोज किसने करी थी? इतनी इंपॉर्टेंट है कोशिका, इसे खोजा किसने था? तो कोशिका को डिस्कवर्ड किया था रॉबर्ट हुक ने। डिस्कवर्ड करने का मतलब है कि कोशिका के बारे में हमें जो बेसिक जानकारियां दी वो सबसे पहले किसने दी? तो रॉबर्ट हुक ने दी। सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? तो शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका दुनिया में सबसे बड़ी कोशिका है। ठीक है, सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? सबसे बड़ी तो हमने देख ली, सबसे छोटी कोशिका होती है माइक्रोप्लाज्मा। सबसे लंबी कोशिका होती है तंत्रिका, तंत्र की जो हमारा नर्व सेल होता है, तंत्रिका कोशिका है, ये सबसे लंबी कोशिका है। कोशिका का पावर हाउस ऑफ अ सेल किसको कहते हैं? ये माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा कई सारी बनती है, इसलिए इसे सेल का ऊर्जा घर कहते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज करी थी, इस कोशिका के न्यूक्लियस की खोज करी थी। कोशिका का मस्तिष्क केंद्रक को कहते हैं, यानी कोशिका को किसने खोजा? रॉबर्ट हुक ने। और उसके दिमाग केंद्रक को किसने खोजा? रॉबर्ट ब्राउन ने। ठीक है, अगला सवाल है, किस ऊतक द्वारा पौधों में खाद्य पदार्थों का संवहन होता है? देखिए, पौधों में खाद्य पदार्थ जो होते हैं वो किस ऊतक के माध्यम से, किस टिश्यू के माध्यम से पौधे के दूसरे भागों में जाते हैं? देखिए, पौधों में बेसिकली आपको दो ऊतक, दो टिश्यू वहां पर देखने को मिलते हैं। एक टिश्यू होता है जाइलम और एक होता है फोइलम। ठीक है, जाइलम जो होता है, जाइलम को आप जल से याद कीजिए, जाइलम को जल से याद कीजिए। तो पानी पौधों में, पौधे की सारी जगहों पर पहुंचाने के लिए जाइलम टिश्यू का इस्तेमाल होता है। और फोइलम को फल से याद कीजिए, फल पहुंचाना यानी खाना, तो खाना पहुंचाने के लिए फोइलम ऊतक का इस्तेमाल होता है, पानी और खाना। ठीक है, यही दो बेसिक चीजें हैं किसी भी पौधे के लिए। तो पानी अगर उसे अपनी सारी शाखाओं में पहुंचाना है, पानी का अगर उसे संवहन करना है, ट्रांसपोर्ट करना है, तो किसके माध्यम से होगा? जाइलम के माध्यम से। और खाद्य पदार्थों का करना है तो फोलियम के माध्यम से। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, मानव शरीर में वसा कहां पर संचित होता है? देखिए, फैट हमारी बॉडी के अंदर कहां पर संचित होता है? सही आंसर हो जाएगा हमारे ऊतकों में, हमारे टिश्यूज में संचित होता है। हमारे मानव शरीर के अंदर जो फैट होता है वो कहां पर जमा होता है? हमारे ऊतक में, हमारी टिश्यू में। ठीक है, अगला, शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजीन में परिवर्तित हो जाता है और ये कहां पर संग्रहित होता है? देखिए, हमारे शरीर में, हमारे शरीर को एनर्जी के लिए क्या चाहिए होता है? ग्लूकोज चाहिए होता है। जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज बच जाता है वह ग्लाइकोजीन के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और कहां पर जमा हो जाता है? हमारे लीवर में, हमारे यकृत में जमा हो जाता है। ठीक है, ग्लाइकोजीन। नेक्स्ट है हमारा, पित्त निम्नलिखित में से किस अंग में जमा होता है? देखिए, जो पित्त है हमारे शरीर में, ये बनता कहां पर है? ये यकृत में बनता है। कंफ्यूजन मत करना कि पित्त आपके पित्ताशय में बनेगा। जो पित्त बनता है हमारे शरीर में वह लीवर में बनता है, जमा होता है ये पित्ताशय में। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है,
तो दो क्वेश्चन आपके बने, पित्त का निर्माण कहां पर होता है? यकृत में, लीवर में। ये जमा कहां पर होता है? पित्ताशय में। जो पित्त होता है हमारा, ये पित्ताशय से फिर छोटी आंत के अंदर जाता है और हमारे भोजन को पचाने में मदद करता है। ठीक है, अगला एंजाइम क्या है? देखिए एंजाइम क्या होते हैं, लास्ट क्लासेस में भी मैंने आपको कहा था कि जैसे केमिस्ट्री के अंदर कुछ ऐसे तत्व होते हैं, कुछ ऐसे उत्प्रेरक होते हैं जो केमिकल रिएक्शन को तीव्र कर देते हैं, उसकी गति को बढ़ा देते हैं, ऐसे ही बायोलॉजी में भी, हमारे शरीर में भी कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो हमारे भोजन पचाने की जो गति है उसको बढ़ा देते हैं, वही होते हैं एंजाइम। तो एंजाइम क्या हो गए? ये जैव उत्प्रेरक होते हैं, बायो कैटलिस्ट होते हैं। ठीक है, इसको आपने ध्यान रखना है। एंजाइम मुख्य रूप से किससे बने होते हैं? तो प्रोटीन के अणुओं से बने होते हैं। अगला सवाल है, मानव शरीर में पाचन प्रक्रिया का अधिकांश भाग कहां पर होता है? देखिए मानव शरीर में जो पाचन की प्रक्रिया होती है, जैसे ही हम भोजन अपने मुंह में डालना शुरू करते हैं, मुंह में उसको डालते हैं, वहीं से हमारे शरीर में पाचन की क्रिया शुरू हो जाती है। हमारे मुंह में लार आता है और वो भोजन को मुलायम करना शुरू कर देता है और फिर वहीं से पूरी पाचन की प्रक्रिया शुरू होती है। सबसे लंबी जो पाचन की प्रक्रिया है, यानी ज्यादा भाग पाचन प्रक्रिया का जो संपादित होता है, वो हमारी छोटी आंत में होता है। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, लार किसके पाचन में मदद करती है? देखिए लार जो होता है, लार में कई सारे एंजाइम पाए जाते हैं जो भोजन को पचाने में मदद करते हैं, उसको शरीर के अंदर जाने में मदद करते हैं। लार में हमारे जो एंजाइम होते हैं उसमें एक इंपॉर्टेंट एंजाइम होता है जिसे हम एमाइलेज कहते हैं। ठीक है, यह जो एमाइलेज एंजाइम होता है लार में पाया जाता है और यह स्टार्च को पचाने में मदद करता है। ठीक है, इसके अलावा लाइपेस नाम का भी एक एंजाइम पाया जाता है जो वसा को पचाने में मदद करता है, लेकिन मुख्य काम जो है हमारी लार का वो स्टार्च को पचाना है। ठीक है, अगला है हमारा, हड्डियों और दांतों के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन से आवश्यक हैं? तो देखिए हड्डियों और दांत, यानी जो हमारी हड्डियां हैं, जो हमारे दांत हैं, वो किन तत्वों से पाए जाते हैं, किन तत्वों से वो बने होते हैं? सही आंसर हो जाएगा कैल्शियम और फास्फोरस। हड्डी और दांत हमारे जो बने होते हैं उनमें आपका कैल्शियम और फास्फोरस पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? देखिए मानव शरीर में सबसे ज्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है? मानव शरीर में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में जो ऑक्सीजन होता है लगभग 61% के करीब होता है, उसके बाद कार्बन पाया जाता है लगभग 23% और फिर हाइड्रोजन पाया जाता है लगभग 10%। तो मानव शरीर में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला तत्व वो क्या है? वो ऑक्सीजन हो जाएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये भी सवाल पेपर में बन सकता है। सवालों के नाम, रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह। गृह मंत्री कौन है? अमित शाह। अमित शाह गृह मंत्री के साथ साथ सहकारिता मंत्रालय भी संभालते हैं, यानी भारत के सहकारी मंत्री भी कौन है? अभी अमित शाह है। सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी है। विदेश मंत्री जयशंकर है और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है। ठीक है, नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है? छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री की बात करते हैं। जब यह सवाल आया उस समय छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री थे वो भूपेश बघेल थे। उसके बाद चुनाव हुए पिछले वर्ष में और छत्तीसगढ़ के जो नए मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है विष्णुदेव साय। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। ठीक है, जो विष्णुदेव साय हैं ये छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं। सिद्धारमैया कर्नाटका के मुख्यमंत्री हैं। पिनरई विजयन ये केरल के मुख्यमंत्री हैं। हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, हाल ही में महाराष्ट्र में भी चुनाव हुए, देवेंद्र फडणवीस वहां के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, हरियाणा में भी चुनाव हुए, नायब सैनी वहां के मुख्यमंत्री हैं। जम्मू कश्मीर में भी चुनाव हुए, उमर अब्दुल्ला वहां के मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट है, 44वें संशोधन अधिनियम 1948 द्वारा किस मौलिक अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था? देखिए वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। शुरुआत में जब हमारा संविधान बना और उसे लागू किया गया, मौलिक अधिकारों की संख्या थी 7। एक 7वां मौलिक अधिकार था जिसका नाम था संपत्ति का अधिकार। यह भी हमारा पहले एक मौलिक अधिकार था, लेकिन 44वें संशोधन के द्वारा 1978 में इसे मौलिक अधिकारों की सूची से बाहर कर दिया। अब यह एक कानूनी अधिकार है हमारा। ठीक है, नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बरेली में किसने किया था? तो 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बरेली के अंदर खान बहादुर खान ने किया था।
ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो नाना साहब थे और तात्या टोपे, इन्होंने कहां पर किया था? कानपुर में किया था। रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी में किया था। दिल्ली में किसने किया था? बख्त खान ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट है, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? देखिए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। बंगाल का पहला गवर्नर नहीं पूछा है। अगर बंगाल का पहला गवर्नर पूछा होता तो आप टिक करते रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, लेकिन इसने गवर्नर जनरल पूछा है। सही आंसर होगा लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। जो वॉरेन हेस्टिंग है, यह बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था। शुरुआत में जब अंग्रेजों ने प्लासी का युद्ध जीता, फिर बक्सर का युद्ध जीता, तो उन्होंने बंगाल के अंदर गवर्नर की नियुक्ति शुरू कर दी। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आता है। उस एक्ट के माध्यम से बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया और पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग बना था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, अब सामान्य विज्ञान के सवालों को यहां पर देखेंगे। पत्तियों को हरा कलर किसके कारण होता है? उनके हरे रंग का कारण है उनमें पाया जाने वाला क्लोरोफिल। क्लोरोफिल एक रंजक है जो किसी भी चीज में मिलता है उसका रंग हरा कर देता है। तो पत्तियों में हमें, पेड़ पौधों में हमें क्लोरोफिल होता है उनके अंदर, जिस वजह से उनका रंग हरा होता है। ठीक है, अगला, मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है? यह भी आपसे आर्मी के एग्जाम में पूछा गया था। मुकुलन के द्वारा यानी बडिंग के द्वारा जनन की जो प्रोसेस होती है वो किसमें होती है? ईस्ट में होती है। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। अगला, निम्न में से कौन एक कोशिकीय जीव है? तो इनमें से यूनिसेलुलर यानी एक कोशिकीय जीव कौन है? तो एक कोशिकीय जीव हो जाएगा आपका अमीबा। ऑप्शन बी। अगला, किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? देखिए, धातु की बात कर रहा है। धातु आप जानते हैं आमतौर पर काफी कठोर होती है, लेकिन कुछ धातुएं ऐसी हैं जो काफी ज्यादा मुलायम होती है। इतनी मुलायम होती है कि आप उन्हें नॉर्मली चाकू जो होता है घरों में, उसी से काट सकते हैं धातु को, मेटल को। उन्हीं में से एक धातु है सोडियम। सोडियम जो धातु है काफी कोमल होती है, काफी मुलायम होती है, आप उसे नॉर्मल चाकू से भी काट सकते हैं। आप आयरन को नहीं काट सकते, वो काफी कठोर होता है। ठीक है, कुछ होती है जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, लिथियम है, ये सब क्या है? एक ऐसी धातुएं हैं जिनको आप आसानी से चाकू से काट सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से क्या स्वपोषी का उदाहरण है? स्वपोषी यानी ऑटोट्रॉफ, जो खुद के लिए ही भोजन बना लेते हैं। तो खुद के लिए ही भोजन बनाने का काम कर लेते हैं हरे पौधे, खुद से ही बना लेते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, पत्तियों में वाष्प उत्सर्जन किसके द्वारा होता है? देखिए, पत्तियों से जो वाष्प बाहर निकलती है यानी पत्तियां जो सांस लेती है वो किनसे लेती है? वो लेती हैं रंध्रों से, जिन्हें स्टोमाटा कहते हैं। देखिए, किसी भी पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र आपको वहां पर देखने को मिलेंगे। उन्हीं छिद्रों को कहा जाता है रंध्र या स्टोमाटा, जिनके माध्यम से पत्तियां वाष्प उत्सर्जन करती है यानी सांस वो लेती है। ठीक है, नेक्स्ट है, मानव शरीर में दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की जो दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है उसका नाम है अग्नाशय यानी पैनक्रिया, जिसको कहा जाता है। अगर सवाल यह होता कि सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है, लीवर है। नंबर 2 पर आता है अग्नाशय यानी पैनक्रिया, इसको भी ध्यान रखेंगे। अगला, भोजन नली जिसके माध्यम से भोजन को मुंह से पेट तक ले जाया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो भोजन नली जिसके माध्यम से भोजन हमारे मुंह से लेकर पेट तक जाता है, इसे ग्रास नली कहा जाता है। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में से कौन सी अधातु है जो चमकदार होती है? तो एक नॉन मेटल आपने बताना है जिसकी चमक काफी ज्यादा होती है। ऐसा नॉन मेटल जो चमकदार होता है वो होता है आपका आयोडीन। आयोडीन अधातु जिसकी चमक काफी होती है, काफी ये चमकदार होता है, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। 1919 में जलियांवाला बाग नरसंहार के विरोध में किसने नाइटहुड यानी सर की उपाधि वापस कर दी थी? तो इनमें से किसने जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था 1919 में, उसके विरोध में अपनी सर की उपाधि को वापस कर दिया था? यह किया था रविंद्रनाथ टैगोर ने। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड था यह आपके 13 अप्रैल
1919 में हुआ था। ठीक है, इस घटना के बाद इस घटना में कई सारे लोगों को जलियांवाला बाग में उनके ऊपर गोलियां यहां पर चला दी गई थी। किसके द्वारा चलाई गई? तो जनरल डायर के द्वारा चलाई गई। इस घटना के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी सर की उपाधि को वापस कर दिया। महात्मा गांधी को भी अंग्रेजों ने एक उपाधि दी हुई थी जिसका नाम था केसर ए हिंद। महात्मा गांधी ने इस उपाधि को वापस कर दिया था। ठीक है, जो उस समय जमनालाल बजाज थे उनको भी अंग्रेजों ने एक उपाधि दी गई थी जिसका नाम था राय बहादुर। जमनालाल बजाज ने अपनी राय बहादुर की उपाधि को लौटा दिया था। ठीक है, कुछ और बातें हैं इससे जुड़ी हुई, उनको देख लेते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड आपके अमृतसर पंजाब में हुआ। डेट हमने ऊपर देखी 13 अप्रैल 1919। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में गोलियां किसने चलवाई थी? जनरल डायर ने चलवाई थी। ठीक है, जनरल डायर की हत्या 13 मार्च 1940 में उधम सिंह ने कर दी थी हत्याकांड के खिलाफ बदला लेने के लिए। यानी जो जनरल डायर था उसकी हत्या किसके द्वारा करी गई, या जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला किसके द्वारा लिया गया? उधम सिंह के द्वारा लिया गया। 1940 में इन्होंने लंदन में जनरल डायर की हत्या कर दी थी। एक चीज को यहां पर ध्यान रखना, 2 डायर इस घटना से जुड़े हुए हैं। एक डायर उस समय जो सेना को लेकर गया, पुलिस को वहां पर लेकर गया, वो था जिसका नाम था रेजिनोल्ड डायर, जिसको आर डायर कहते हैं। और एक डायर उस समय था माइकल ओ डायर, जो कि पंजाब का उस समय गवर्नर था। जिसने गोलियां चलवाई उसका नाम था आर डायर। और जनरल डायर जो यहां पर लिखा हुआ है, उधम सिंह ने जिसको मारा, वो पंजाब का गवर्नर था माइकल ओ डायर। ठीक है, क्योंकि जो ये वाला डायर था ये पहले ही मर चुका था, 1940 से पहले ही इसकी मृत्यु हो चुकी थी। तो एक ही डायर उस समय बचा हुआ था, इसका भी योगदान था इस हत्याकांड में। ठीक है, ओणम त्योहार निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? देखिए, जो ओणम त्योहार है आपका, ये कहां पर मनाया जाता है? ये आपके केरल में मनाया जाता है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। कौन सा त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है वो आपके पास कई बार पूछ लेता है। यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट त्योहार हैं और उनके राज्य, चलिए देखते हैं, इनको यहां पर क्लियर करते हैं। हॉर्नबिल त्योहार कहां पर मनाते हैं? हॉर्नबिल त्योहार नागालैंड में मनाया जाता है, पेपर में पूछा गया था। पोंगल की बात करें, पोंगल तमिलनाडु में मनाया जाता है। जलीकट्टू ये भी तमिलनाडु से जुड़ा हुआ है। ओणम पेपर में पूछा गया था, केरल में। फ्लेमिंगो त्योहार, फ्लेमिंगो उत्सव, यह होता है आंध्र प्रदेश में। वैसाखी या लोहरी, सिंपल सा सवाल है, पंजाब में मनाया जाता है। गणगौर उत्सव ये राजस्थान का है। गुड़ी पाड़वा ये महाराष्ट्र का है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट त्योहार। साथ ही आप जानते हैं जैसा कि 2025 में महाकुंभ का आयोजन किया गया है। भारत में 4 जगहों पर कुंभ का मेला लगता है। 2025 का यह महाकुंभ कहां पर लगा है? प्रयागराज में लगा है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, महात्मा गांधी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में अध्यक्षता करी थी? देखिए, महात्मा गांधी ने केवल एक बार कांग्रेस की अध्यक्षता करी। 1924 में कर्नाटक के बेलगांव में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। इसी में पहली और आखिरी बार महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। ठीक है, महात्मा गांधी से जुड़े कुछ और सवाल यहां पर बन जाते हैं, उनको भी साथ साथ क्लियर करते हुए चलें। देखिए, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को। डेट तो आप सभी जानते हैं, लेकिन वर्ष कई बार पूछ लेता है। तो 1869 में गुजरात के पोरबंदर में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। ठीक है, महात्मा गांधी के पिता का नाम क्या था? इनके पिता का नाम था करमचंद गांधी, और इनकी माता का नाम क्या था? पुतलीबाई गांधी इनकी माता का नाम था। ठीक है, महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर को हुआ है। हर साल 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन आता है, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाते हैं? 2 अक्टूबर। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में थे तो एक सवाल आपसे पूछा गया था इसी से संबंधित कि दक्षिण अफ्रीका में जाकर महात्मा गांधी से मुलाकात करने वाले भारतीय नेता कौन है? वो भी गोपाल कृष्ण गोखले थे। ठीक है, महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने करी थी। नाथूराम गोडसे ने 30 जनवरी 1948 को नई दिल्ली में इनकी हत्या करी थी गोली मारकर। ठीक है, 30 जनवरी को जिस दिन महात्मा गांधी की हत्या करी गई उस दिन शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है।
30 जनवरी को भी शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं और 23 मार्च को भी मनाते हैं जब भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जी को फांसी दी गई थी। ठीक है। महात्मा गांधी की जो समाधि है वो दिल्ली के राजघाट में स्थित है। ठीक है। महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? यह रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी थी। ठीक है, तो इसको भी आपने ध्यान रखना है। ठीक है। महात्मा गांधी के कुछ आंदोलन वो भी पेपर में पूछ लिए जाते हैं, उसका भी एक चार्ट यहां पर है। देखिए, महात्मा गांधी का भारत में सबसे पहला जो सत्याग्रह हुआ वो था चंपारण सत्याग्रह। ये कब हुआ? 1917 में हुआ। इसके बाद उन्होंने खेड़ा सत्याग्रह का नेतृत्व किया 1918 में। 1920 में खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन उनकी तरफ से चलाए गए। बेसिकली खिलाफत आंदोलन तो अली बंधुओं ने चलाया था, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन चलाया और फिर इन दोनों आंदोलनों को एक करने का प्रयास किया। ठीक है, तो इन दोनों से भी कौन जुड़े हैं? महात्मा गांधी। चौरा चोरी कांड हुआ 1922 में और इस घटना के बाद उन्होंने अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। तो चोरा चोरी कांड की वजह से असहयोग आंदोलन जो 1920 में शुरू हुआ, 1922 में इसे वापस लिया गया। ठीक है। किस घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया था? सिंपल सा क्वेश्चन, चोरा चोरी कांड के बाद। चोरा चोरी कांड जो हुआ था, ये चोरी चौरा कांड जो हुआ था, गोरखपुर में एक पुलिस स्टेशन था, उसमें 20 से 22 पुलिस वाले थे। पब्लिक ने उन पुलिस वालों को जिंदा वहां पर जला दिया था और इसी हिंसा के बाद गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन वापस लिया था। ठीक है। नमक सत्याग्रह उन्होंने चलाया 1930 में, नमक सत्याग्रह हुआ था। नमक सत्याग्रह हुआ, पहले उन्होंने दांडी मार्च किया, वहां जाकर नमक कानून तोड़ा और फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करी। इसके बाद उनका जो अंतिम प्रमुख आंदोलन था ये था आपका भारत छोड़ो आंदोलन, जो 1942 में हुआ और इसी में महात्मा गांधी ने डू और डाई, करो या मरो का नारा दिया था। ठीक है। तो ये महात्मा गांधी से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट सवाल। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? देखिए, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले जो पहले भारतीय हैं उनका नाम पूछा गया है। सही आंसर होगा रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है। और नोबेल पाने वाले ये न सिर्फ भारत के पहले इंसान थे बल्कि पूरे एशिया के पहले व्यक्ति भी रविन्द्रनाथ टैगोर थे। 1913 में इनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है। नोबेल पुरस्कार से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, उनको देख लेते हैं। नोबेल पुरस्कार की जो शुरुआत होती है वो 1901 में हुई थी। ठीक है। 1901 में इस पुरस्कार की शुरुआत होती है किसके नाम पर? अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर। अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया था या ये क्यों फेमस है? तो अल्फ्रेड नोबेल वही व्यक्ति हैं जिन्होंने डायनामाइट बनाया था। ठीक है। तो डायनामाइट बनाने वाले अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। बेसिकली इन्होंने अपनी सारी जो संपत्ति थी इनकी, उसको एक ट्रस्ट को बना करके उसमें डाल दिया था। उसी ट्रस्ट के पैसे पर जो ब्याज आता है वही ब्याज का पैसा हर साल नोबेल पुरस्कार विजेताओं को दिया जाता है। ठीक है। तो क्वेश्चन आता है डायनामाइट की खोज किसने करी या डायनामाइट का आविष्कार किसने किया? अल्फ्रेड नोबेल। उन्हीं के नाम पे नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार 6 कैटेगरी में 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। चिकित्सा के क्षेत्र में यानी मेडिकल के क्षेत्र में, भौतिकी के क्षेत्र में यानी फिजिक्स के क्षेत्र में, रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री के लिए, लिटरेचर यानी साहित्य के लिए, इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र के लिए और शांति का नोबेल पुरस्कार। तो इन 6 कैटेगरी में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। ध्यान रखना, गणित के लिए नोबेल पुरस्कार नहीं मिलता है। ठीक है। शांति का जो नोबेल पुरस्कार है आपका वो ओस्लो, ये जो नॉर्वे में है, यहां से दिया जाता है। बाकी के जो सारे आपके नोबेल पुरस्कार हैं वो स्वीडन की संस्था है स्टॉकहोम के द्वारा दिए जाते हैं। ठीक है। तो दोनों बातों को आपने ध्यान रखना है। स्वीडन की कैपिटल है स्टॉकहोम, यहां से दिए जाते हैं, यहां से घोषणा होती है। बाकी सारे नोबेल पुरस्कारों की शांति का नोबेल पुरस्कार नॉर्वे से आता है। ठीक है। अगला, विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील इनमें से कौन सी है? तो देखिए, दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की जो झील है वो सुपीरियर झील है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। जो सुपीरियर झील है आपकी, ये अमेरिका और कनाडा उनके बॉर्डर पर स्थित है और दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है, दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की भी झील है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का अधिकार कौन से अनुच्छेद में है? तो 6 से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का मौलिक अधिकार है। यह बात आर्टिकल 21A में कही गई है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। जो आर्टिकल 21 है ये प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ है और इसी का जो पहला खंड है 21A,
इसमें कहा गया है कि 6 से 14 साल के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा यहां पर होगी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा बिहार के राज्यपाल वर्तमान में कौन है। देखिए हाल ही में 5 राज्यों के राज्यपाल यहां पर बदले गए, उसी में एक राज्य बिहार भी है। बिहार के जो राज्यपाल हैं, नए राज्यपाल, इनका नाम है आरिफ मोहम्मद खान। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो पूर्व सेना प्रमुख हमारे रहे हैं जिनका नाम है जनरल विजय कुमार सिंह। जनरल विजय कुमार सिंह को मिजोरम का राज्यपाल बनाया गया है। इसके अलावा अजय कुमार भल्ला, इनको मणिपुर का राज्यपाल बनाया गया है। हरिबाबू कंबमपति हैं, उनको उड़ीसा का राज्यपाल यहां पर बनाया गया है। ठीक है, इसके अलावा जो बिहार के पुराने राज्यपाल थे राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, उनको केरल का राज्यपाल बनाया गया है। ठीक है, तो इन 5 राज्यपालों को आपने ध्यान रखना है। मिजोरम का राज्यपाल किसको बनाया है? विजय कुमार सिंह, यानी जो वीके सिंह हम देखते हैं उनको बनाया है। पूर्व जनरल रहे हैं सेना के वीके सिंह, वो मिजोरम के बने हैं। केरल का राज्यपाल को बिहार का बना दिया, बिहार वाले को केरल का बना दिया। केरल वाले का नाम है आर्लेकर और बिहार में है मोहम्मद आरिफ खान। ठीक है, अगला अब हम साइंस के सवालों की बात करेंगे। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? देखिए मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वो है आपका यकृत यानी कि लीवर। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं इनसे जुड़ी हुई, उनको देखते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर है, यकृत है। मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि वो कौन सी है? तो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि जो है हमारी वो थायराइड है। सबसे छोटी ग्रंथि हमारी जो है वो पीनियल ग्रंथि है। मानव शरीर में सबसे बड़ा जो अंग है वो त्वचा होती है, स्किन होती है। ठीक है, मानव शरीर की जो सबसे छोटी हड्डी है उसका नाम है स्टेपेज। हमारे मध्य कर्ण में यानी कि कान के मध्य में पाई जाती है। हमारी जो सबसे लंबी हड्डी है उसका नाम है फीमर और ये हमारी जांघ में पाई जाती है। ठीक है, पौधे का निम्नलिखित में से कौन सा हिस्सा वाष्पों उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार है? तो पौधे का कौन सा हिस्सा है जो वाष्पों उत्सर्जन करता है, यानी जिनके माध्यम से पौधे सांस लेने का काम करते हैं? लास्ट क्लास में भी हमने देखा था, स्टोमेटा इनको कहा जाता है, जिन्हें हिंदी में रंध्र भी कहते हैं। ठीक है, इन्हीं के माध्यम से पौधों के द्वारा वाष्पों उत्सर्जन किया जाता है। अगला, निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? तो देखिए इनमें से कौन सा एंजाइम है जो हमारी लार में पाया जाता है? लार में अलग अलग प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। 2 इसमें एंजाइम प्रमुख हैं, एक का नाम है टाइलिन और एक का नाम है लाइसोजियम। ठीक है, इनके माध्यम से जैसे ही हम कोई भी भोजन खाते हैं, कुछ भी हमारे मुंह में डालते हैं, तो उसका पाचन मुंह से ही शुरू हमारा हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने करी थी? तो देखिए जीवाणुओं की खोज किसने करी थी? जीवाणु की खोज एंटोनी वैन लुविनहॉक ने करी थी। एंटोनी लुविनहॉक जो है आपका, यह नीदरलैंड का है। इसी ने 1676 में जीवाणु यानी बैक्टीरिया की खोज को किया था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा मैलिक एसिड किसमें पाया जाता है? तो देखिए मैलिक एसिड ये पाया जाता है सेब में। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। कौन कौन से एसिड किन किन पदार्थों में पाए जाते हैं वो क्वेश्चन आ जाता है। जैसे पूछ लेता है इमली में कौन सा होता है, दही में कौन सा एसिड होता है, नींबू में कौन सा होता है, तो उसको भी यहां पर कवर करते हैं। देखिए कौन सा एसिड किस में पाया जाता है। संतरे और नींबू, इनमें कौन सा एसिड होता है? इनमें सिट्रिक एसिड होता है और एस्कर्बिक एसिड होता है। ठीक है, सेब में कौन सा एसिड होता है? मैलिक एसिड होता है। यही आपका सवाल था। इमली और अंगूर में आपका टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है। सिरका विनेगर में आपका एसिटिक एसिड पाया जाता है। दही में लैक्टिक एसिड होता है। टमाटर का बहुत बार पेपर में आया है, ऑक्सैलिक एसिड टमाटर में पाया जाता है। जठर रस जो हमारा होता है उसमें HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है। चाय में टैनिक एसिड होता है और लाल चींटियों में फॉर्मिक अम्ल होता है। ये क्वेश्चन पहले भी पेपर में बना है कि लाल चींटियों के द्वारा या लाल चींटियां जब काटती हैं तो कौन सा एसिड वो छोड़ती हैं? फॉर्मिक एसिड। ठीक है, जिससे हमें फिर वहां पर जलन होती है। नेक्स्ट है हमारा दंत चिकित्सक कौन से दर्पण का उपयोग करते हैं? देखिए जो दंत चिकित्सक होते हैं, दांतों के डॉक्टर होते हैं, उनके पास जो शीशा होता है वो आपका अवतल दर्पण होता है। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अवतल दर्पण यानी कॉनकेव मिरर डॉक्टर्स के द्वारा यहां पर इस्तेमाल किया जाता है। सवाल आता है गाड़ियों में जो शीशे लगे होते हैं उनमें
किस प्रकार के मिरर लगे होते हैं? तो वहां पर आपका उत्तल दर्पण होता है। ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में संग्रह होता है या संग्रहित होता है? तो हमारे शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित होता है कार्बोहाइड्रेट। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अगला सवाल है हमारा, अल्ट्रासोनिक ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो देखिए, जो अल्ट्रासोनिक ध्वनि तरंगे हमारी होती हैं, इनकी जो रेंज होती है ये होती है 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, स्कर्वी यानी मसूड़ों से खून किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो कौन से विटामिन से कौन सा रोग हमारा होता है, किस विटामिन की कमी से? ये वाले सवाल भी बन जाते हैं। जैसे यहां पर है, स्कर्वी जो होती है, मसूड़ों की जो समस्या है, ये हमें विटामिन सी की कमी से होती है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? देखिए, बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे, इनका नाम था गौतम बुद्ध, जिन्हें सिद्धार्थ के नाम से भी जाना जाता है। सवाल आता है, ज्ञान प्राप्ति से पहले गौतम बुद्ध, जिनको महात्मा बुद्ध भी कहते हैं, इनका नाम क्या था या इनके बचपन का नाम क्या था? तो आप कहेंगे इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था, और बाद में जब इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, इनका नाम गौतम बुद्ध यहां पर हो गया। ठीक है। गौतम बुद्ध से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपसे पेपर में आती हैं। देखिए, गौतम बुद्ध के जीवन और उनके उपदेश से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें। पहला, गौतम बुद्ध का जन्म कब और कहां हुआ था? तो गौतम बुद्ध या महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ। नेपाल में इनका जन्म हुआ था, यानी उस समय इसे लुम्बिनी गांव कहा जाता था। नेपाल के लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। ठीक है। तो महात्मा बुद्ध का जन्म किस वर्ष में हुआ? 563 ईसा पूर्व में हुआ। ठीक है। आप सभी जानते हैं वर्षों को दो भागों में बांटा जाता है। 0 ईस्वी में ईसा मसीह का जन्म हुआ। जो घटनाएं ईसा मसीह के जन्म के बाद हुई, जैसे आज हम देखते हैं 2025, तो ईसा मसीह के साल के जन्म के 2025 साल हो चुके हैं। इनका जन्म ईसा मसीह के जन्म से 563 साल पहले हुआ था। ठीक है। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो अभी हमने देखा इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस स्थान पर हुई थी? तो शुरुआत में इनका नाम सिद्धार्थ था, बाद में इन्होंने अपने घर को त्याग दिया। इन्होंने बिहार के बोध गया में यहां पर तपस्या करी और वहीं पर इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। ठीक है। गौतम बुद्ध का पहला उपदेश कहां पर दिया गया था? ज्ञान इन्हें बोध गया में मिला, जन्म इनको लुम्बिनी में मिला, और इन्होंने जो अपना पहला उपदेश दिया वो उत्तर प्रदेश के सारनाथ में दिया। ठीक है। गौतम बुद्ध को एशिया की रोशनी भी कहा जाता है। आपके पास सवाल आएगा, लाइट ऑफ एशिया, एशिया की रोशनी किसको कहते हैं? तो आप कहेंगे गौतम बुद्ध को कहते हैं। बौद्ध धर्म के पवित्र ग्रंथ कौन से हैं? तो बौद्ध धर्म के पवित्र ग्रंथों को त्रिपिटक कहते हैं। त्रिपिटक के अंदर बेसिकली 3 पुस्तकें आती हैं, 3 महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं, जिसमें आपका विनय पिटक है, अभिधम पिटक है और सुत्त पिटक है। इन्हीं 3 पिटकों को संयुक्त रूप से त्रिपिटक कहते हैं, जो बौद्ध धर्म के पवित्र ग्रंथ माने जाते हैं। ठीक है। हीनयान और महायान संप्रदाय, इनका संबंध किससे है? तो हीनयान और महायान संप्रदाय जो है आपके, ये बौद्ध धर्म से जुड़े हुए हैं। बौद्ध धर्म आगे चल करके 2 शाखाओं में विभाजित हुआ। एक शाखा बनी हीनयान शाखा और एक शाखा बनी महायान शाखा। ये जो विभाजन हुआ, एक प्रसिद्ध राजा हुए जिनका नाम था कनिष्क। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया था। ठीक है। बौद्ध धर्म में चैत्य किसको कहा जाता है? तो बौद्ध धर्म में चैत्य, जो बौद्ध मठ होते हैं जहां पर बौद्ध धर्म गुरुओं के अवशेष कुछ रखे जाते हैं, उनको कहा जाता था चैत्य। ठीक है। गौतम बुद्ध की जयंती कब मनाते हैं? तो गौतम बुद्ध की जो जयंती है वो वैशाख पूर्णिमा को होती है। ठीक है। महात्मा बुद्ध का जन्म भी इसी दिन हुआ, उनको ज्ञान प्राप्ति भी इसी दिन हुई, उनकी मृत्यु भी इसी दिन हुई। ठीक है। इसलिए आपने देखा होगा बुद्ध जयंती मनाई जाती है या बुद्ध पूर्णिमा मनाते हैं, वो कब होती है? वैशाख पूर्णिमा। बौद्ध धर्म में उपदेश की भाषा क्या थी? तो महात्मा बुद्ध ने जो अपने उपदेश दिए वो किस भाषा में उन्होंने दिए? तो उस समय जो भाषा आम लोग जानते थे वो पाली थी। ठीक है। गौतम बुद्ध की मृत्यु उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में हुई थी। तो जन्म लुम्बिनी में हुआ, ज्ञान प्राप्त बोध गया बिहार में हुआ, पहला उपदेश सारनाथ यूपी में हुआ और मृत्यु यूपी कुशीनगर में इनकी हुई थी। ठीक है। अगला सवाल है हमारा, जैन धर्म का संस्थापक कौन था?
देखिए, जैसे बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध हैं, जैन धर्म के संस्थापक भी आपसे पूछे जाते हैं। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। अगर आपके पास सवाल होता जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन है, तब आप कहते महावीर स्वामी। ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट हैं, उनको देखेंगे तो चीजें आपकी और क्लियर हो जाएंगी। देखिए, जैन धर्म में पहले तीर्थंकर और जैन धर्म के जो संस्थापक थे वो ऋषभदेव थे। तीर्थंकर यानी जैन धर्मगुरु, तो जो पहले जैन धर्मगुरु बने वे ऋषभदेव थे। जैन धर्म में टोटल 24 धर्मगुरु हुए, जिनको 24 तीर्थंकर के नाम से जाना जाता है। अंतिम तीर्थंकर जो थे उनका नाम था महावीर स्वामी। ठीक है, और उन्हीं को वास्तविक संस्थापक माना जाता है जैन धर्म का। 24वें और अंतिम तथा जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी थे। महावीर स्वामी का भी बचपन का नाम आपसे पूछा जाता है। इनके बचपन का नाम वर्धमान था। ठीक है, दिलवाड़ा का चालुक्य मंदिर जो है, दिलवाड़ा जो है आपके वो राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है। यहां पर एक प्रसिद्ध मंदिर है आपका, जैन मंदिर है, यह आपको ध्यान रखना है। सवाल आता है माउंट आबू पर स्थित दिलवाड़ा मंदिर किस धर्म से संबंधित है, तो आप कहेंगे जैन धर्म। इसे चालुक्य शासकों ने बनाया था। ठीक है, जो गुजरात के चालुक्य वंश था, जिस वंश को सोलंकी वंश भी कहते हैं, तो इस वंश के राजाओं ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट है हमारा कंचनजंगा किस राज्य में स्थित है। देखिए, कंचनजंगा की बात करते हैं, यह आपके सिक्किम में स्थित है। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। भारत की जो सबसे ऊंची पर्वत शिखर है वो K2 है, जिसे गॉडविन ऑस्टिन कहते हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पे जो आता है वो कंचनजंगा ही आता है। अगला, पंचायती राज व्यवस्था का सर्वोच्च स्तर क्या है। देखिए, पंचायती राज व्यवस्था को 3 वर्गों में यानी 3 स्तरों में इसे विभाजित किया जाता है। सबसे ऊपर जिला स्तर पर आपकी जिला पंचायत होती है। उसके बाद मध्यम स्तर पर यानी बीच के स्तर पर ब्लॉक लेवल पर आपके क्षेत्र पंचायत यहां पर बनाई जाती है, और फिर गांव के स्तर पर ग्राम पंचायतें बनाई जाती हैं। ये इसके 3 स्तर हैं। आपसे पूछा होता सबसे निचला स्तर कौन सा है, आप कहेंगे ग्राम पंचायत। आपसे पूछा होता बीच का स्तर कौन सा है, तो आप कहेंगे क्षेत्र पंचायत, जो कि ब्लॉक लेवल पर होती है। और सबसे ऊपर होती है जिला पंचायत, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होती है। आपसे पूछा है सर्वोच्च स्तर, तो आप कहेंगे जिला परिषद। इसे जिला परिषद या जिला पंचायत कहते हैं, दोनों एक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 26वें गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो हाल ही में आरबीआई के गवर्नर भी चेंज हुए हैं। काफी समय से आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास बने हुए थे। ये आरबीआई के 25वें गवर्नर थे, अब ये रिटायर हो चुके हैं। इनकी जगह पर आरबीआई के जो नए गवर्नर हैं उनका नाम है संजय मल्होत्रा। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। अगला, भारत में सरकार को 3 स्तरों में बांटा गया है, तो थोड़ा सा करेक्शन यहां पर करना, कितने स्तरों में बांटा गया है, सिंपल सा आंसर है 3 स्तरों में बांटा गया है। देखिए, भारत में भारत में सरकारों को कितने लेवल पर बांटा गया है, 3 स्तर पर। वे 3 स्तर कौन कौन से हैं देखिए। पहला है केंद्र स्तर यानी केंद्रीय स्तर पर, जहां पर केंद्र सरकार होती है, वो पूरे देश स्तर पे काम करती है और जो नेशनल इश्यूज हैं उनको सुलझाती है। दूसरा जो लेवल है वो स्टेट स्तर पे होता है यानी राज्य लेवल पे होता है, यह राज्य स्तर पर काम करती है और एक राज्य से जुड़े मुद्दों पर काम करती है। तीसरा होता है स्थानीय सरकार, जो लोकल मुद्दों पे काम करती है, जिसमें आपकी पंचायतें, नगर निगम, नगर निकाय ये आते हैं। ठीक है, तो ये हमने जीएस के क्वेश्चन यहां पर देखे, जीके के। अब बात करेंगे जीएस के सवाल के, जनरल साइंस के सवालों के। पहला है हमारा जीएस में, जब पानी जमा होता है यानी बर्फ में परिवर्तित होता है तो उसका आयतन क्या होगा। यानी पानी है, लिक्विड फॉर्म में है, जब वो जमने लग जाए यानी बर्फ बनने लग जाए तो उसका जो वॉल्यूम होगा, उसका जो आयतन होगा, ये बढ़ने लगता है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारा, प्रोटीन का अमीनो एसिड में रूपांतरण निम्नलिखित में से किस एंजाइम के द्वारा होता है। देखिए, जो प्रोटीन होता है हमारा, प्रोटीन आखिरकार होता क्या है, तो प्रोटीन भी आपके एमिनो एसिड ही होते हैं। प्रोटीन किससे मिलकर बना होता है, एमिनो एसिड से। तो प्रोटीन जब टूटेगा तो एमिनो एसिड्स में ही टूटेगा। कितने प्रकार के अमीनो एसिड से बना होता है प्रोटीन, तो प्रोटीन आपके 20 प्रकार के अमीनो एसिड से बने होते हैं। प्रोटीन से अगर हमें वापस अमीनो एसिड चाहिए तो हमें किन एंजाइम का प्रयोग करते हैं, यानी हमारे शरीर में कौन सा एंजाइम है जो प्रोटीन को अमीनो एसिड में तोड़ लेते हैं। सही आंसर है आपका ऑप्शन ए, पेप्सिन। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखिए, पेप्सिन और ट्रिप्सिन
हमारे शरीर में ये जो दो एंजाइम होते हैं ये प्रोटीन को पचाने में मदद करते हैं, प्रोटीन को ये तोड़कर एमिनो एसिड्स में बना लेते हैं। ठीक है, अगला है हमारा क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम क्या है। तो देखिए क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम आपने बताना है। जो क्वार्ट्ज होता है इसका जो रासायनिक नाम है वो सिलिकॉन डाइऑक्साइड है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। अब सिलिकॉन डाइऑक्साइड या तो आपको इसका नाम पता होना चाहिए या इसका जो रासायनिक सूत्र है SiO2 इसको लिखा जाएगा, ये आपको पता होना चाहिए, तभी आप इसको लिख पाएंगे। ठीक है, यहां पर हमने कुछ इंपॉर्टेंट जो आपके रासायनिक तत्व हैं उनके रासायनिक सूत्र, उनके नाम यहां पर लिखे हैं, इनको नोट करें, पेपर में सवाल बन सकता है। पहला है H2SO4, इसका जो नाम है वो सल्फ्यूरिक एसिड है। ठीक है, हमने हिंदी में भी लिखा है और इंग्लिश में भी लिखा है। NaOH की बात करें तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के नाम से इसे जाना जाता है, NaOH। ठीक है, अगला है CaCO3, इसे कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, शॉर्ट में इसे यानी इसका जो कॉमन नेम है वो लाइमस्टोन भी है, जिससे NaOH का सोडियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिक सोडा भी कहते हैं। ठीक है, CH4 की बात करें तो यह मीथेन के नाम से जाना जाता है। ग्लूकोज का फॉर्मूला बहुत बार पेपर में आया है, C6H12O6 ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है। CH3COOH ये आपका एसिटिक एसिड होता है जिसे हम विनेगर कहते हैं। NaCl कॉमन सा नाम है, सोडियम क्लोराइड यानी टेबल सॉल्ट जो घर में खाने का नमक होता है वो NaCl। CaOH2 चूना पानी यानी लाइम वाटर, और D2O डाइटेरियम ऑक्साइड यानी कि भारी जल यानी हैवी वाटर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा हीरे की चमक का कारण क्या है। तो देखिए हीरा जो चमकता है उसकी चमक का कारण क्या है। हीरे की चमक का कारण है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी TIR, जिसको कहा जाता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, हिंदी में इसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। इसी की वजह से हमें हीरा चमकता हुआ दिखाई देता है। अगला, फूल के मादा प्रजनन अंग को किस रूप में जाना जाता है। तो फूलों में जो फीमेल पार्ट होता है उसको क्या कहते हैं, फूलों में इसे जायांग के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। यहां पर नाम जायांग दिया है तो आप लिंक भी कर सकते थे कि ये किससे जुड़ा होगा, फीमेल से जुड़ा होगा फूलों में। इसी का दूसरा नाम है स्त्री केसर, इसको भी ध्यान रखना है, यह फूलों का प्रजनन अंग होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कौन सा हार्मोन रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है। रक्त शर्करा यानी हमारे ब्लड में शुगर लेवल को कंट्रोल करता है, इनमें से कौन सा हार्मोन है। देखिए हमारे शरीर के अंदर शुगर को कंट्रोल करने का काम इंसुलिन करता है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। हमारे शरीर के अंदर एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसे हम अग्नाशय कहते हैं। उसी अग्नाशय में कुछ कोशिकाएं हैं जिनको कहा जाता है बीटा कोशिकाएं। इन बीटा कोशिकाओं से एक हार्मोन निकलता है इंसुलिन, जो हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा को कम करता है या उसे कंट्रोल करता है। हम जैसे जैसे कुछ भी खाना खाते हैं तो हमारे शरीर में शुगर जाता है, इधर से इंसुलिन हार्मोन आता है जो उस शुगर को बढ़ने से रोकता है। अगर हमारे अग्नाशय में कुछ दिक्कत हो जाए, जो इंसुलिन है जितना चाहिए उतना उत्पाद नहीं हो पाता है, तो यहां से शुगर बढ़ता जाएगा, इंसुलिन उसे कंट्रोल नहीं कर पाएगा, और जब शुगर ज्यादा बढ़ जाएगा तो उसी स्थिति को हम डायबिटीज कहते हैं। ठीक है, जब ज्यादा ही डायबिटीज बढ़ जाता है, शुगर लेवल बहुत ज्यादा हो जाता है, तो फिर आपने देखा भी होगा इंसुलिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं, क्योंकि शरीर में तो बन नहीं पा रहा है इंसुलिन, तो डायरेक्ट इंजेक्शन के माध्यम से दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कुछ इंपॉर्टेंट बातें इंसुलिन से जुड़े हैं। देखिए इंसुलिन की खोज 1921 में फ्रेडरिक बेटिंग ने और चार्ल्स बेस्ट ने करी थी। तो बेस्ट बेटिंग आप इसको याद कर सकते हैं, दोनों ने मिलकर इंसुलिन हार्मोन की खोज करी 1921 में। इंसुलिन का निर्माण अग्नाशय जिसे इंग्लिश में पैनक्रियास कहते हैं, यहां की बीटिका कोशिकाओं से होता है, तो यहां के बीटा सेल्स होते हैं वहां से आता है। काम कैसे करता है, इंसुलिन रक्त में यानी हमारे खून में शर्करा यानी शुगर को कंट्रोल करता है। वह शरीर की कोशिकाओं में ग्लूकोज को प्रवेश करने में मदद करता है, जिससे रक्त शर्करा का स्तर घट जाता है। यानी वो जो शुगर हमारे शरीर में है वो उनको हमारी कोशिकाओं में भेजता है, जिससे हमारे खून के अंदर हमारे ब्लड में शुगर कम हो जाए। ठीक है, इंसुलिन की कमी से क्या होगा, अगर हमारे शरीर में पर्याप्त इंसुलिन नहीं बन रहा है, जैसे मैंने आपको ऊपर समझाया कि इधर से तो शुगर आ गया, इधर से इंसुलिन बन नहीं पा रहा है, यानी शरीर में इंसुलिन की कमी हो गई। इंसुलिन हार्मोन की कमी होने से क्या होता है, मधुमेह होता है, डायबिटीज होता है। ठीक है, अगला सवाल है एंजाइम मूल रूप से क्या होते हैं। तो देखिए एंजाइम क्या होते हैं, एंजाइम बेसिकली आपके प्रोटीन होते हैं। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर यहां पे होगा।
देखिए जैसे केमिस्ट्री के अंदर उत्प्रेरक होते हैं जो क्या करते हैं, जब किसी केमिकल रिएक्शन में भाग लेते हैं तो उसकी प्रोसेस को बहुत तेज कर देते हैं। ऐसे ही जीव विज्ञान के कैटलिस्ट यानी जीव विज्ञान के उत्प्रेरक कहे जाते हैं एंजाइम, जो बेसिकली कुछ प्रोटीन होते हैं। हमारे शरीर में जो पाचन की शक्ति होती है, हमारे शरीर में जो पाचन की प्रक्रिया होती है, उसको तेज करने का काम करते हैं ये एंजाइम। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से किस प्रकार के जीव में स्वपोषी पोषण पाया जाता है? तो स्वपोषी पोषण यानी जो खुद के लिए खुद ही भोजन बना लेते हैं, खुद को ही खाना दे लेते हैं, दूसरों पर निर्भर नहीं है, इस प्रकार के जो पौधे हैं उनको स्वपोषी कहा जाता है। इनमें से कौन है जो स्वपोषी है? सही आंसर होगा आपका बैक्टीरिया। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा। देखिए स्वपोषी में आपके हरे पौधे आते हैं, आपका शैवाल आता है, साइनोबैक्टीरिया आता है और कुछ बैक्टीरिया भी आते हैं। तो यहां के हिसाब से क्या हो जाएगा? बैक्टीरिया यानी जीवाणु। बैक्टीरिया को लेकर एक सवाल आता है, बैक्टीरिया की खोज किसने करी? तो एंटोनियो लुविनहॉक इसका नाम है। इसने बैक्टीरिया यानी जीवाणु की खोज करी और विषाणु यानी वायरस की खोज किसने करी? इवानोव्स्की ने करी। तो जीवाणु और विषाणु की खोज आपसे पूछा जाता है, जीवाणु लुविनहॉक, विषाणु इवानोव्स्की। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से कौन सा असंपर्क बल का उदाहरण है? तो इनमें से कौन सा है जो असंपर्क बल का उदाहरण है? असंपर्क बल वो बल होता है जिसमें कोई फिजिकल कांटेक्ट की आवश्यकता नहीं है, यानी आपके ऊपर फोर्स तो लग रहा है लेकिन वो चीज आपको टच नहीं कर रही है। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स, आपके पास ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, मैग्नेटिक फोर्स हो गया, ये सारे फोर्स आपके किस प्रकार के हैं? असंपर्क बल है, इनमें कांटेक्ट की आवश्यकता नहीं होती है, ये अपना काम करते हैं। ऑप्शन सी। जैसे फ्रिक्शन है, अगर आपको इसको घर्षण कहते हैं हिंदी में, तो इसमें तो कांटेक्ट होता है तभी ये फोर्स लगेगा, दो चीजें आपस में टकराएंगी। टेंशन है तो भी टकराएंगी। नॉर्मल फोर्स है, जब आप किसी को धक्का देते हैं या किसी को खींचते हैं तो वो भी कांटेक्ट के माध्यम से आता है। कुछ ऐसे फोर्स जो बिना किसी को टच के आ जाए वो ग्रेविटेशनल फोर्स है आपका, चुंबकीय फोर्स है आपका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है आपका। ठीक है, अगला है हमारा, निम्न में से कौन सी सबसे कम प्रतिक्रियाशील धातु है? तो सबसे कम प्रतिक्रियाशील धातु इनमें से कौन सी है? सबसे कम प्रतिक्रियाशील यानी लीस्ट रिएक्टिव जो मेटल होता है वो आपका इन चारों में अगर हम बात करते हैं तो वो कॉपर है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। देखिए सबसे ज्यादा जो रिएक्टिव है सभी पदार्थों में वो पोटेशियम होता है, सबसे कम जो होता है वो प्लेटिनियम होता है। यहां पर प्लेटिनियम तो है नहीं, प्लेटिनियम के बाद गोल्ड, गोल्ड के बाद सिल्वर और फिर कॉपर। तो कॉपर से नीचे जो तत्व हैं वो केवल तीन हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनियम। तीनों ही यहां पर नहीं है तो आपका तांबा इसका सही आंसर होगा। कुछ हमने यहां पर ये टेबल दिया है जिसमें आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा रिएक्टिव पोटेशियम है, फिर सोडियम है, कैल्शियम है। इसी प्रकार ये पूरा टेबल है सबसे ज्यादा और सबसे कम रिएक्टिव पदार्थों का। मानव शरीर के रक्त बैंक के रूप में जाना जाता है, तो इनमें से किसे मानव शरीर का रक्त बैंक कहते हैं यानी ब्लड बैंक कहते हैं? मानव शरीर का रक्त बैंक प्लीह यानी स्प्लीन को कहा जाता है। इसे तिल्ली के नाम से भी जाना जाता है, इसको भी ध्यान रखना है। ठीक है, ब्लड बनाने का काम, ब्लड को शुद्ध करने का काम यहीं पर होता है, प्लीह में होता है, इसीलिए इसे रक्त बैंक यानी ब्लड बैंक के नाम से जानते हैं। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट बातें यहां पर जीव विज्ञान से जुड़ी हुई उनको देख लेते हैं। मानव शरीर से जुड़ी हुई अस्थियों की कुल संख्या यानी हड्डियों की कुल संख्या एक स्वस्थ व्यक्ति में, एक वयस्क व्यक्ति में कितनी होती है? तो एक व्यक्ति में हड्डियों की संख्या 206 है। पेशियों की संख्या कितनी है? जो हमारे मसल्स हैं इनकी संख्या 639 है। सबसे छोटी हड्डी कहां पर है? स्टेपीज में है, मध्यकर्ण में। सबसे लंबी हड्डी फीमर यानी हमारी जांग में है। सबसे बड़ी ग्रंथि हमारी यकृत है यानी लीवर है। शरीर का सबसे कठोर भाग जो है वो दांत का इनेमल होता है, दांत का जो बाहर का इलाका है उसी को इनेमल कहते हैं। ये हमारे शरीर का सबसे कठोर इलाका है। शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो हमारे बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस। दोनों में अलग अलग है, फ़ारेनहाइट में अलग है, सेल्सियस में अलग है। फ़ारेनहाइट में 98.6 और सेल्सियस में 37 डिग्री। ये 37 डिग्री इस 98 डिग्री के बराबर है। ठीक है, फ़ारेनहाइट में। लाल रुधिर कोशिकाओं का जीवन काल यानी जो आरबीसीज होती है हमारे शरीर में जो बनती हैं, इनका जीवन काल कितना होता है? 120 दिन। सर्वग्राही रुधिर वर्ग, जैसा आप जानते हैं ब्लड ग्रुप आपके 4 प्रकार के होते हैं, ए ग्रुप, बी ग्रुप, ए बी और ओ ग्रुप। इनमें से जो ए बी है ये ऐसा ग्रुप है जिसको आप किसी भी ब्लड ग्रुप का खून चढ़ा सकते हैं। यानी अगर किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए बी है तो आप उसको ओ भी दे सकते हैं, ए भी दे सकते हैं और बी भी दे सकते हैं। इसीलिए इसे यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहते हैं क्योंकि किसी का भी खून ले सकता है। ठीक है,
एक है यूनिवर्सल डोनर, जो किसी को भी अपना खून दे सकता है, वो ब्लड ग्रुप ओ वाला होता है। ठीक है। नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है एक मानव शरीर में? जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है वो 120/80 Hg के बराबर होता है, 120/80 मरकरी। ठीक है। सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है हमारी? तो हमारे शरीर में सबसे बड़ी कोशिका होती है तंत्रिका तंत्र, यानी तंत्रिका कोशिका। ठीक है। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो सबसे बड़ी हमारी अंतःस्रावी ग्रंथि है थायराइड। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? अभी हमने देखा लीवर। आरबीसी का निर्माण कहां होता है? तो रेड ब्लड सेल्स जिनकी आयु 120 दिन की होती है, इनका निर्माण हमारे अस्थि मज्जा, जिसे बोन मैरो कहते हैं, वहां पर होता है। लाल रक्त कोशिकाओं का लाल रंग किसके कारण होता है? तो देखिए, हमारी जो आरबीसी है, हमारा जो खून है, वो लाल रंग का होता है। किस वजह से? हीमोग्लोबिन के कारण। हमारे खून में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जिस वजह से ये लाल रंग का होता है। जैसे पत्तों में क्लोरोफिल पाया जाता है, इस वजह से वो हरे रंग का है, सेम वैसे ही हमारे बॉडी में, हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन है, उस वजह से वो लाल रंग का है। ठीक है। तो इसको आपने ध्यान रखना है। पीएच वैल्यू कितनी होती है हमारे ब्लड की? खून की पीएच वैल्यू होती है 7.4। इसको भी ध्यान रखेंगे। आज का हमारा पहला सवाल है, और यहां पर आप देख भी सकते हैं कि यह आपसे किस एग्जाम में पूछा गया था। सवाल आपके पास बना, बिहार से अलग होकर कौन सा राज्य बना था? तो इनमें से कौन सा राज्य है जिसे बिहार से अलग करके बनाया गया? बिहार से अलग होकर बना था झारखंड। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। देखिए, झारखंड जो राज्य है, ये भारत का 28वां राज्य है। 15 नवंबर सन 2000 में इसका गठन किया गया था। इसे किस राज्य से अलग किया गया? झारखंड से। जैसे उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश से अलग किया गया, छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश से अलग किया गया, वैसे ही झारखंड को बिहार से अलग किया गया था। ठीक है। यहां पर हमने कुछ राज्यों को लिखा है जो किस वर्ष गठन हुए, वो आपको ध्यान रखना है। जैसे आंध्र प्रदेश की बात करें, आंध्र प्रदेश की स्थापना 1953 में होती है। भारत के अंदर भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया गया। पहला राज्य जो भाषा के आधार पर बना वो आंध्र प्रदेश है, 1953 में बना। ठीक है। इसके बाद महाराष्ट्र और गुजरात का गठन हुआ। ये दोनों राज्य 1960 में बने। पहले केवल एक राज्य था जिसे बॉम्बे के नाम से जाना जाता था। बाद में इसका 2 भागों में विभाजन कर दिया, मराठी बोलने वालों के लिए महाराष्ट्र, गुजराती वालों के लिए गुजरात। ठीक है। नागालैंड राज्य कब बना? तो नागालैंड राज्य की स्थापना 1963 में हुई थी। ठीक है। गोवा राज्य कब बना? गोवा बना 1987 में। 2000 के अंदर, सन 2000 में 3 राज्य बने थे, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और साथ में आपका झारखंड। ठीक है। झारखंड हमने ऊपर देखा बिहार से अलग हुआ, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से और उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग हुआ। सबसे नया राज्य जो भारत के अंदर बना है वो तेलंगाना है, जो 2014 में बना था। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो देश के अंदर 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज्यादा ग्रामीण जनसंख्या किस राज्य में निवास करती है? देखिए, अगर हम पूरे भारत की बात करें, पूरे भारत में ग्रामीण जनसंख्या कितनी है? 68.8%। और शहरी जनसंख्या कितनी है? शहरी जनसंख्या है भारत की 31.2%। तो ग्रामीण जनसंख्या भारत में ज्यादा है। सबसे ज्यादा ग्रामीण जनसंख्या उत्तर प्रदेश में निवास करती है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो सबसे ज्यादा ग्रामीण जनसंख्या यूपी में है, सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या सिक्किम में निवास करती है, सबसे ज्यादा शहरी जनसंख्या महाराष्ट्र में है और सबसे कम शहरी जनसंख्या सिक्किम में निवास करती है। ठीक है। जैसा आप यहां पर देख सकते हैं, सबसे ज्यादा ग्रामीण जनसंख्या उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है? देखिए, मौलिक अधिकार जो है इनका वर्णन संविधान के भाग 3 में किया गया है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। जो हमारे संविधान का भाग 3 है, इसके अंदर अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक है और ये आपके मौलिक अधिकारों से जुड़े हुए हैं। ठीक है। जैसा आप यहां पर देखेंगे, जो हमारे संविधान का भाग 1 है वह संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में है, यानी भारत के जितने भी राज्य हैं उनके नाम, केंद्र शासित प्रदेश सब इसके अंदर लिखे गए हैं। भारत में कैसे नए राज्य बन सकते हैं, कैसे नए राज्यों को भारत में शामिल किया जा सकता है, आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक इस भाग 1 में बताया गया है।
जो भाग 2 है वो नागरिकता से संबंधित है। अनुच्छेद 5 से 11 इसमें आते हैं। इसमें यह बताया गया है कैसे आपको भारत की नागरिकता मिलेगी, कैसे आपकी भारत की नागरिकता जाएगी। ठीक है। जो भाग 3 है वो मौलिक अधिकारों से जुड़ा हुआ है। आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक इसमें अनुच्छेद आते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, मौलिक अधिकारों का संरक्षण कौन करता है? यह क्वेश्चन भी आपसे पेपर में पूछा गया था पिछले वर्ष। भारत में मौलिक अधिकारों का संरक्षण यानी अगर किसी के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वो किसके पास जा सकता है? अगर देश में किसी के भी मौलिक अधिकारों का हनन होता है, मौलिक अधिकारों की सुरक्षा की जो जिम्मेदारी है वो सर्वोच्च न्यायालय की है। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। सर्वोच्च न्यायालय जो है वो मौलिक अधिकारों का संरक्षक है यानी उनका सुरक्षक है। ठीक है। नेक्स्ट है, बॉम्बे हाई किस खनिज के लिए फेमस है? देखिए बॉम्बे हाई जो है आपका यह पेट्रोलियम क्षेत्र है, एक पेट्रोलियम पदार्थों के लिए काफी ज्यादा फेमस है बॉम्बे हाई। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? देखिए बंगाल का पहला गवर्नर जनरल, इसका नाम था वॉरेन हेस्टिंग। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। बंगाल का जो पहला गवर्नर जनरल था उसका नाम वॉरेन हेस्टिंग था। लेकिन आपने 2-3 बातों को यहां पर ध्यान रखना है। बंगाल के अंदर पहले केवल गवर्नर होता था। ठीक है। बंगाल का जो पहला गवर्नर था उसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। अगर होता बंगाल का पहला गवर्नर उसका नाम बताइए तो आप रॉबर्ट क्लाइव का नाम बताते। ठीक है। बाद में 1773 में अंग्रेजों ने बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया और पहला गवर्नर जनरल कौन बना? वॉरेन हेस्टिंग बना। ठीक है। इसके बाद 1833 में जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसे बदलकर, उसका नाम बदलकर भारत का गवर्नर जनरल कर दिया। तो यहां पर सवाल था बंगाल का पहला गवर्नर जनरल, हमने कहा वॉरेन हेस्टिंग। अगर सवाल होता भारत का पहला गवर्नर जनरल तब आप विलियम बेंटिक पर टिक करते। ठीक है। 1858 में भारत का गवर्नर जनरल उस नाम को बदल दिया और ले आए वॉइसरॉय, और भारत का पहला वॉइसरॉय कौन था? वो लॉर्ड कैनिंग था। तो बंगाल का पहला गवर्नर आप कहेंगे रॉबर्ट क्लाइव, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल आप कहेंगे वॉरेन हेस्टिंग, भारत का पहला गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक और भारत का पहला वॉइसरॉय कैनिंग। ठीक है। अगला सवाल है हमारा, भारत में मैंगनीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो देखिए भारत का मैंगनीज में सबसे ज्यादा उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में सबसे ज्यादा मैंगनीज किस राज्य में होता है? सही आंसर है आपका उड़ीसा। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। जो इंपॉर्टेंट खनिज हैं उनको लेकर सवाल आते हैं आपके पास, उनको यहां पर देख लेते हैं। जैसे कोयला की बात करें, भारत में सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कोयला का वो कौन है? वो छत्तीसगढ़ है। ठीक है। उसके बाद झारखंड है और फिर उड़ीसा आता है। इसी प्रकार फसलों में बात करें तो गेहूं भारत की एक प्रमुख फसल है। भारत की अगर सबसे प्रमुख फसल पूछेगा तो आप कहेंगे भारत की सबसे प्रमुख फसल है चावल। दूसरे नंबर पर गेहूं आती है। गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? गेहूं सबसे ज्यादा यूपी में होता है। ठीक है। चाय की बात करें, चाय का सबसे बड़ा उत्पादक असम है और मैंगनीज का सबसे बड़ा उत्पादक उड़ीसा है, जिसे हमने यहां पर देखा। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? देखिए भारत की सबसे लंबी जो झील है वो वेवनाथ झील को माना जाता है। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। जो वेवनाथ झील है आपकी, यह केरल में स्थित है। इसकी लंबाई लगभग 96 किलोमीटर के अराउंड है और इसे इंडिया की सबसे लंबी झील माना गया है। ठीक है। केरल में ही एक काफी फेमस द्वीप है, कई बार उसका नाम न्यूज में आपने सुना होगा, वेलिंगटन द्वीप। वो जो वेलिंगटन द्वीप है वो इसी वेवनाइट झील के ऊपर बना हुआ है, इसी वेवनाड झील पर है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, भारत में झीलों से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, उनको भी नोट कर लीजिए, यहां से भी सवाल आ जाता है। अगर पूछेगा भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है, तो इंडिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की जो झील है वो वुलर झील है, जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है। भारत की सबसे बड़ी और सबसे खारे पानी की झील अगर पूछेगा तो वो चिल्का झील है। ठीक है। खारे पानी की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय झील ये कौन सी है? ये सांभर झील है, जो राजस्थान में पड़ती है।
देखिए अंतःस्थलीय का मतलब हो गया कि जो समुद्र के आसपास नहीं है, समुद्र से नहीं लगी हुई है। तो जो चिल्का झील है आपके उड़ीसा में है और इसी के नजदीक आपका समुद्र भी स्थित है। तो ये भारत की एक तटीय झील है, चारों तरफ से भूमि से नहीं घिरी हुई है, इसके नजदीक ही आपका समुद्र है। लेकिन जो राजस्थान वाली सांभर झील है यह चारों ओर से भूमि से घिरी हुई है और इसी झील को अंतःस्थलीय झील कहते हैं। अगर पूछेगा भारत की सबसे ज्यादा खारे पानी की झील तो आप कहेंगे चिल्का। पूछेगा सबसे ज्यादा खारे पानी की तटीय झील तो भी आप चिल्का कहेंगे। लेकिन अगर अंतःस्थलीय पूछेगा तो आप सांभर कहेंगे। ठीक है। भारत की सबसे लंबी झील वेम्बनाड है, अभी हमने देखा। और भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है तो ये आपका गोविंद बल्लभ पंत सागर है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सियाचिन ग्लेशियर को लेकर किन देशों में विवाद है। सियाचिन ग्लेशियर को दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित बैटल ग्राउंड माना जाता है, यानी यह दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित एक बिंदु है जहां पर लड़ाई लड़ी गई है भारत और पाकिस्तान के बीच में। जो सियाचिन ग्लेशियर है इसमें भारत और पाकिस्तान के बीच ही विवाद है। किसके सीमा में यह आता है तो यह भारत का ग्लेशियर है। ठीक है। सीमा में जो आपके इंपॉर्टेंट बॉर्डर्स हैं, लाइंस हैं, उनकी फुल फॉर्म पूछ लेता है। दो लाइन है हमारे पास, एक है LAC और एक है LOC। LAC का फुल फॉर्म है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वास्तविक नियंत्रण रेखा, जो भारत और चीन के बीच में है। और एक है LOC लाइन ऑफ कंट्रोल, ये आपके भारत और पाकिस्तान के बीच में है। कंफ्यूजन आपने नहीं करना है। जो LAC है ये इंडिया और चाइना के बीच में है और LOC ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है। अगला। ठीक, उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।